बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एम एजुकेशन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कभी उम्मीद है कि आप लोग बड़ी इन्हेमाक और तवज्जो के साथ अपनी जो क्लासेस हैं वो ले रहे हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि ज़िंदगी में मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी कोई भी लेक्चर हो उसमें स्टूडेंट को एक अच्छी बात बताई जाए। तो आज की आपके लिए अच्छी बात ये है बच्चों के एटीट्यूड्स डिटरमिन एल्टीट्यूड्स, यानी कि एटीट्यूड्स डिटरमिन एल्टीट्यूड्स। बच्चों इसका मतलब ये है कि जो हमारे रवैये होते हैं, जो हमारी रवैये होते हैं, हमारे जो रवैये होते हैं बच्चों, यही असल में हमारी किस्मत होती है। हमारा अगर रवैया सही नहीं है, हमारे पास पीएचडी की भी डिग्री है ना मेरे बच्चों, तो हम लोग नाकाम हैं, हम लोग माशरे के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। हम लोगों ने अगर एमबीबीएस भी किया हुआ है ना, हमारा रवैया ठीक नहीं है, तो हम एक नाकाम तरीन लोग हैं। लिहाजा ये कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनी यू विल हैव टू चेंज योर एटीट्यूड्स, यानी कि आप अपने जो रवैये हैं, जो आपका रवैया है, बर्ताव है दूसरों के साथ, या ज़िंदगी के हवाले से सोचने का जो रवैया है, उसको पॉजिटिव कर लें, आप बहुत तरक्की करेंगे और बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि बच्चों ये याद रखना, ये दुनिया तो मनफी सोच वाले लोगों से भरी हुई है। ये जो दुनिया है मनफी सोच वाले लोगों से भरी हुई है और बेशुमार लोग यहाँ पे दर दर फिरते हैं जो कि नेगेटिव सोच रखते हैं। लिहाजा नेगेटिव जो सोच वाले लोग हैं वो इस दुनिया में कामयाब उनके लिए वो होना बहुत मुश्किल है। लिहाजा पॉजिटिव सोचें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। ज़िंदगी में दो काम करें, एक तो हमेशा एफर्ट प्लस बिलीव, यानी कि कोशिश और यकीन। कोशिश का दामन हाथ से ना छोड़ें, कोशिश को आप फोकस भी कह सकते हैं, यानी कि अपना फोकस और बिलीव जो है इसको आगे पीछे ना करें, तो आप लोग कभी भी नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो एज फार एज कंसर्न योर लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर टॉपिक एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो ये अभी जो हमारा लेक्चर था जो पिछला है उसमें भी जो कुछ चीज़ें थी वो अभी रह गई थी, जो मैंने सोचा था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। तो बच्चों सबसे पहले एजुकेशन के अंदर यहाँ से जो स्लाइड है वो ये है कि 1813 एक्ट एंड एजुकेशन, 1813 को हिंदुस्तान के अंदर कानून बना था। उसके अंदर वो जो कानून बना था और जो तालीम है इसका क्या स्टेटस है। चार्ल्स ग्रांट एंड विलियम वेबर फोर्स who was missionary activists compelled the East India Company to give up its non-invention policy and make way for spreading education through English in order to teach Western literature and preach Christianity। बच्चों याद रखें ये जो चार्ल्स ग्रांट था ना, हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे पहला आदमी था जिससे माहिर कानून और माहिर तालीम माना जाता है, ख़ास तौर पर माहिर तालीम माना जाता है। यानी सबसे पहला जो माहिर तालीम हम कह सकते हैं ना हिंदुस्तान के अंदर है, बरसगीर के अंदर था, वो सारे का सारा जो सहरा है वो चार्ल्स ग्रांट के साथ जाता है, जिसने बहुत ज़्यादा, और ये बेसिकली ना एक मिशनरी स्पिरिट रखता था। बच्चों जो इसकी सोच थी ना बेसिकली वो मिशनरी थी। मिशनरी समझते हैं ना आप, यानी कि ये तबलीग करना चाहता था ईसाई मज़हब की, इसलिए इसने सबसे पहले यहाँ पे तालीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर किया कि वो अपनी जो पॉलिसी है उसमें थोड़ी बहुत, यानी कि इस चीज़ का इजाफा करे कि जो इंग्लिश ज़बान है ये लोगों को आए और जो लोग हैं वो लिटरेचर पढ़ें, अदब पढ़ें और जो है ईसाइयत उसकी तबलीग करें। Hence the British Parliament added a clause in 1813 charter that Governor General in council less than 1 lakh for education and allowed the Christian missionaries to spread their religion ideas in India।
तो ये बात है कि हैंस द ब्रिटिश पार्लियामेंट एडिड अ क्लास, यानी जो ब्रिटिश बरतानिया की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने एक शीख का इजाफा किया था 1813 के चार्टर में, दैट गवर्नर जनरल इन काउंसिल लेस देन 1 लाख फॉर एजुकेशन, के जो गवर्नर जनरल है काउंसिल का तालीम के लिए उसे फॉर एजुकेशन के वो 1 लाख जो है वो मुख्तस करे, एंड अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू स्प्रेड देयर रिलीजियस आइडिया इन इंडिया, और जो ईसाई मुबल्लिगीन हैं, ईसाई जो तज्जिया नगार हैं, जो उनको वो मौका दे कि वो अपने मजहबी हालात को हिंदुस्तान के अंदर परवान चढ़ाएं। तो याद रखें कि हिंदुस्तान के अंदर चार्ल्स ग्रांट साहब से पहला आदमी था जिसने सबसे ज़्यादा कोशिश की कि हिंदुस्तान के अंदर जो ईसाईयत है इसको फैलाया जाए। जो समझ आ रही है, ईसाईयत फैलाने के लिए अंग्रेज़ों ने कोशिश की। पहले तो अंग्रेज़ों ने कोशिश की ना यहाँ पे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जद में या ईस्ट इंडिया कंपनी के बेस में यहाँ पे कारोबार करें। फिर कारोबार करने के बाद उन्होंने मज़ीद ये सोचा कि कारोबार करने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग मिसाल के तौर पे क्या करें, ईसाईयत जो है इसकी तबलीग करें। किसकी तबलीग करें? ईसाईयत की तबलीग करें। और ईसाईयत की तबलीग के साथ साथ लोगों को इंग्लिश वगैरह भी सिखाएं। बेज़ाहिर जब उन्हें इंग्लिश वगैरह सिखाई जाएगी तो वो लोग इस काबिल होंगे कि वो इनकी बातों को समझें। इनकी अंग्रेजी ईसाई बनाने की कोशिश की। वो मेरा ख्याल इधर हो रहे सिग्नल का प्रॉब्लम है, हो रहे हैं आने ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये किसका काम था? ये चार्ल्स बाबेज का था, जो सबसे पहला माहिर तालीम था बरसगीर के अंदर। ये जो एक्ट था बच्चों, एक्ट हैड इट्स ओन इम्पोर्टेंस because it was the first instance that British East India Company acknowledged for the promotion of education in India। कि ये जो एक्ट है ये इसकी अपनी अहमियत है, क्योंकि पहली मरतबा जो बरतानवी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उन्होंने ये एक इशारा दिया था इस हवाले से कि यहाँ पर हम इंडिया में तालीम जो है इसको फ़रोग देंगे। तालीम को क्या करेंगे? फ़रोग देंगे। तालीम को फ़रोग देने के लिए हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे पहली कोशिश की गई। अब उसके बाद आगे with the efforts of R.R.M. Roy, the Calcutta College was established for imparting Western education. Also 3 Sanskrit colleges were set up at Calcutta. R.R.M. Roy ये एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के लीडर थे, रहनुमा थे। तो उन्होंने मिसाल के तौर पर ये काम किया कि कलकत्ता के अंदर कलकत्ता कॉलेज ये कायम किया। उसके बाद ये थी पहली कोशिश। और कितने कॉलेज कायम किए? 3 कॉलेज कायम किए। आल्सो 3 संस्कृत कॉलेज वर सेट अप एट कलकत्ता। कलकत्ता में उस ज़माने में जो कलकत्ता था ये सबसे बड़ा इल्म का मरकज़ था, और वहाँ पर जो 3 कॉलेज हैं वो कायम किए गए। उसके बाद बच्चों जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये 1823 में कायम की गई। कहाँ पे कायम की गई? हिंदुस्तान के अंदर। ये दूसरी एफर्ट थी। पहली एफर्ट तो मैंने आपको बताई है ना, 1813 में की गई एजुकेशन के मैदान में, और दूसरी एफर्ट अंग्रेजों के दौर में 1823 को की गई। दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया व्हिच वाज dominated by Orientalists who were the great supporter of Oriental learning rather than the Anglican या एंग्लो टाइप ऑफ एजुकेशन।
ये जो कमेटी थी इसने तालीम हिंदुस्तान के अंदर जो तालीम थी बच्चों, एक बात ये आपने जहन में रखनी है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने जो मुसलमानों की तालीम का, हिंदुस्तानियों की तालीम का, वहाँ के जो लोग उनकी तालीम का जो जिम्मा लिया, उसमें सबसे बड़ा क्या था कि इन लोगों को अंग्रेज़ी की तालीम दी जाए, इनको अंग्रेज़ बनाया जाए, और अंग्रेज़ सिर्फ ज़बान के लिहाज से ना बने बल्कि वो अपने लिबास के लिहाज से भी बने, सोच के लिहाज से भी बने। और फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे नंबर क्या किया, दूसरे नंबर जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उनकी, उन्होंने ये किया कि ईसाइयत सिखाने के लिए मुसलमानों को मजबूर किया, उनके लिए बड़े वजीफ़े रखे। उन्होंने यहाँ तक कि जो इंसान ईसाइयत यानी कि इख्तियार करता था उसके लिए आप समझ लें कि दुनिया की हर किस्म की परेशानी, माली तंगी वगैरह ख़त्म कर दी जाती थी। नौकरियों के लिए उसके दरवाजे खुल जाते थे, कामयाबियों के उसके लिए दरवाजे खुल जाते थे। वो मफलूकुल हाल से यानी कि समझें कि एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आ जाता था, उसकी जो गरीबाना ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती थी। तो यहाँ पर क्या है कि इस कमेटी ने, ये जो भी कमेटी हम पढ़ रहे हैं 1823 को जो बनी थी, और इस कमेटी का बच्चों आपको पता ही है जो नाम है वो है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इस कमेटी ने ये राय दी कि यहाँ पर जो तालीम है वो ओरिएंटल लर्निंग होनी चाहिए। ओरिएंटल लर्निंग का बच्चों मतलब ये है कि जो मुबल्लिगीन अंग्रेज़ जो मुबल्लिगीन हैं उनके बारे में, या अंग्रेज़ी तालीम के, सिर्फ अंग्रेज़ी तालीम जो है इस पर ज़ोर होना चाहिए। दैन द एंग्लिकन यानी कि बाकी जो तालीम है उसके अलावा नहीं, सिर्फ अंग्रेज़ी जो तालीम है, अंग्रेज़ी तालीम में सिर्फ इंग्लिश सिखाना नहीं होता। अंग्रेज़ी तालीम में अंग्रेज़ों के जो रवैये हैं, उनके जो एटीट्यूड्स हैं, उनकी जो सारी साइकी है, उनके जो सारे मामलात हैं, उनकी जो सारी ज़िंदगी है, उनकी जो सोसाइटी के असूल हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं, उनकी तालीम हासिल करने के जो असूल हैं, उनके मिसाल के तौर पर जो ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल है ही नहीं है उसके जो असूल हैं, कि जिस तरह बरतानिया के अंदर आ जाता है वही वो चाहते थे कि यहाँ भी इसको भी वो बना दिया जाए। फिर क्या हुआ, हैंस दे क्रिएटेड परमानेंट पैरामाउंट होता बड़ा, a pressure on the British India Company to promote Western education. As a result, spread of education in India got discursive between Orientalists, Anglicists, and Macaulay's resolution come across with a clear picture of British education system. तो ये जो ओरिएंटल लिस्ट है और जो यानी कि मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ों की एक बनाने की जो एक कोशिश है, उसके अंदर बच्चों फिर आखिरकार क्या होता है कि वो कामयाब नहीं होती, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उसमें कुछ मजहबी लोग भी थे। वो कहते हैं जी हम मशरकी इल्म हासिल करेंगे, हम मगरबी इल्म हासिल नहीं करेंगे, यानी कि मशरकी इल्म जो है इसको हमने हासिल करना, मशरकी उलूम को हमने हासिल करना है। तो लिहाजा वो मशरकी उलूम पे जोर देते रहे, यहाँ तक कि कन्फ्लिक्ट पैदा होगी अंग्रेज़ों और वहाँ पर जो हिंदुस्तान के जो लोग थे। हिंदुस्तान के कुछ लोग ज़रा थोड़ा बहुत समझ बूझ तो रखते थे, उन्हें इतना तो पता था कि अंग्रेज़ हमें अंग्रेज़ बना के हमें अपने मज़हब से पीछे कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने वावेला किया, शोर शराबा किया। तो इन हालात में एक इंडिया का बहुत बरतानिया के एक बहुत बड़ा माहिर तालीम जिसका नाम था लॉर्ड मेकाले, उसने वो मिसाल के तौर पर आगे उसने 1835 में एक नया एजुकेशन सिस्टम दिया। और बच्चों ये बात आपके जहन में रहे और ये बड़ी तवज्जो से सुननी है आपने। The piece of information that I am going to share with you now is very important, and try to understand whatever I am going to communicate you and convey you. लॉर्ड मैकाले ये वो आदमी था जिसकी 500 साल आगे सोच थी। एक बात होगी, लॉर्ड मैकाले वो माहिर तालीम था जिसकी सोच 500 साल आगे थी। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि जो लॉर्ड मैकाले हैं इसने इतनी बड़ी दुश्मनी की मुसलमानों के साथ कि बच्चों आप लोग सोच भी नहीं सकते।
इसलिए कि ये इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। तो इसने बहुत बड़ी दुश्मनी की और इसने बोला, खास तौर पर ओवरऑल तो पूरे हिंदुस्तानियों के साथ इसने ऐसा किया, लेकिन मुसलमानों के साथ जो इसने किया वो अपनी मिसाल आप है। इसने क्या किया, इसने ये बोला, इसने एक ऐसा निज़ाम तालीम मुतारफ़ करवाया जिसमें कुछ चीज़ें मुसलमानों को भी अच्छी लगती थी और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो वेस्टर्न थी, जिसको कहते हैं ना मखलूत निज़ाम तालीम। मखलूत, इसने ऐसा मखलूत निज़ाम तालीम बनाया कि जिसमें और इंडिया लिस्ट, यानी कि ये जो एजुकेशन बात हो रही है ना, ईस्ट एजुकेशन और वेस्ट एजुकेशन दोनों का ब्लेंड इसने बना दिया, ईस्ट एजुकेशन का और वेस्ट एजुकेशन, और ये सियासी तौर पे इसने ऐसा किया, वो बना दिया। बाद में जो इसने करिकुलम बनाया, बाद में इसने जो करिकुलम बनाया, वो बच्चों जो करिकुलम है दैट इज़ रिगार्डेड एज द वेरी नल करिकुलम, वेरी सब स्टैंडर्ड करिकुलम। कि उस करिकुलम की वजह से ये होता था कि मुसलमान तालीम तो हासिल कर लेते थे, लेकिन वो किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर नहीं जा सकते थे। यानी कि ये कहा जाता है कि लॉर्ड मैकाले के निज़ाम तालीम ने हिंदुस्तानियों को और बिलखसूस मुसलमानों को इस काबिल बनाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क बन सकते थे, क्लर्क से ऊपर नहीं जा सकते थे, टीचर नहीं बन सकते थे बड़े लेवल के, बड़े लेवल की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं, नौकरियां, वो नहीं उन्हें मिल सकती थी, और इस तरह के जो सारे मामलात हैं वो नहीं हो सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये नहीं हो सकता था। तो ये लॉर्ड मैकाले ने मुसलमानों के साथ इसने क्या किया, बहुत बड़ा इसने जाल एक बुना। दिस पॉलिसी वाज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट दैट सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच एजुकेट्स ओनली अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी थ्रू इंग्लिश। इसने जो निज़ाम तालीम दिया उसमें ये कोशिश की गई कि जो एजुकेशन का जो मैदान है वो लोगों को एजुकेशन में, यानी लोगों को अंग्रेज़ी की तालीम दी जाए उसके ज़रिए, ताकि एक इंग्लिश जो माशरा है वो मार्ज वजूद में आए। दूसरा, इंग्लिश बिकम कर कोर्ट लैंग्वेज एंड पर्शियन वाज एबोलिश्ड एज कोर्ट लैंग्वेज। हिंदुस्तान की जो अदालतें हैं बच्चों, वहाँ पर पहले फ़ारसी ज़बान होती थी। याद रखेंगे हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त उर्दू ज़बान वगैरह बहुत कम थी। असल हिंदुस्तान की जो ज़बान थी ना वो हिंदी भी थी, और मुसलमानों की जो थी ना वो फ़ारसी ज़बान थी, फ़ारसी ज़बान पर्शियन जिसे कहते हैं, और संस्कृत भी बाज़ बोलते थे लेकिन वो बहुत कम थी। तो ज़्यादा जो ज़बान थी ना वहाँ पर जो बोली जाती थी वो पर्शियन ज़बान थी। तो पर्शियन में इंग्लिश बिकम कोर्ट लैंग्वेज एंड पर्शियन वाज एबोलिश्ड एज कोर्ट लैंग्वेज। जो अदालत की ज़बान थी वो फ़ारसी थी। इसने जो एजुकेशन पॉलिसी दी उसमें इसने बोला कि जो अदालत का मामला है ये एक बहुत बड़ा मामला है, लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि इसकी ज़बान इंग्लिश में होनी चाहिए। लिहाजा उसने अपनी पॉलिसी में फ़ारसी ज़बान को बदल के जो इंग्लिश उसकी जगह पे रख दी। अब ये जो माहिर तालीम था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का खास चेता आदमी था, और अंग्रेज़ों का यहाँ पे बरसगीर के अंदर मुकम्मल तौर पर गलबा हो चुका था। मुसलमानों के साथ ये अंग्रेज़ लड़ भी चुके थे, कई लड़ाइयाँ हो चुकी थी छोटी मोटी। तो लिहाजा इसने जो निज़ाम तालीम दिया वो ये था कि मुसलमान जो हैं वो मिसाल के तौर पर ज़्यादा ऊपर ना आ सकें, और इसने ये काम किया कि जो हमारी अदालती ज़बान है बच्चों वो पहले फ़ारसी थी, उसको ख़त्म करके उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। प्रिंटिंग ऑफ इंग्लिश बुक्स वर मेड फ्री एंड अवेलेबल एट वेरी लो प्राइस। जो अंग्रेज़ी की किताबों की प्रिंटिंग थी और अंग्रेज़ी किताबें छापना, ये देख लें कितनी ज़बरदस्त बात है कि अंग्रेज़ चूँकि अंग्रेज़ी की तालीम और अंग्रेज़ी चाहते थे कि इसको फैलाया जाए, तो उन्होंने अंग्रेज़ी जो तालीम है उसको भी मुफ्त कर दिया। अंग्रेज़ी तालीम की
जो थी ना प्रिंटिंग, जिससे किताबें छापी जाती हैं, वो भी मुफ्त करार दे दी गई। और उन किताबों को इतना ज़्यादा हर जो स्टॉक है उसके ऊपर रख दिया गया और उनकी कीमत बहुत कम कर रखी ताकि हर एक बंदा उसे खरीद सके। एक किस्म की मुफ्त के बराबर ही उनकी जो है ना कीमतें रखेंगी। एक तो अंग्रेजी किताबों की जो प्रिंटिंग है, यानी कि ये इनको जो छपना है ये आसान कर दिया गया, और आसान समझते हैं ना, यानी मुफ्त कर दिया गया कि जो भी अंग्रेजी की किताब छपी जाएगी वो मुफ्त होगी, कोई अदारा उसके पैसे नहीं लेगा। फिर किताब वाला जो बेचेगा उसकी बहुत थोड़ी कीमत में उसे बेचेगा, लिहाजा हर एक बंदे के लिए अंग्रेजी किताबें खरीदना आसान हो गया। चौथा है इंग्लिश एजुकेशन गेट्स मोर फंड एज कंपेयर टू ओरिएंटल लर्निंग। अच्छा, इंग्लिश एजुकेशन जो है, जो अंग्रेज़ी तालीम है, जो बंदा वो हासिल करता था उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ंड वगैरह रख दिए गए, और जो इसके अलावा तालीम हासिल करता था उसके लिए कोई फ़ंड नहीं था। यानी कि अंग्रेज़ी तालीम के लिए जो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करता था उन बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी मिलता था। उन बच्चों को ना सिर्फ स्कॉलरशिप मिलता था बल्कि उनके बेशुमार किस्म के फ़ंड वगैरह मुकर्रर कर दिए जाते थे। जो एक ख़ास किस्म का कोर्स अपना मुकम्मल करता था उसे बड़ा इनाम दिया जाता था। लेकिन जो बाकी उलूम हैं उन पर कोई किसी किस्म का स्कॉलरशिप नहीं था, कोई भी फ़ंड नहीं था, कोई इनाम वगैरह नहीं था। इंग्लिश एजुकेशन गेट्स मोर फंड एज कम्पेयर टू ओरिएंटल लर्निंग, ये तो हो गया आगे। इन 1849 में क्या हुआ, जेट बैथून फाउंडेड बैथून स्कूल, एक यानी कि स्कूल बनाया गया। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड एट पूसा बिहार, पूसा के मनार पे एक ज़राइती इंस्टीट्यूट बनाया गया। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड एट रोरकी, रोरकी में एक इंजीनियर इंस्टीट्यूट बनाया गया। तो ये सारे के सारे अभी इंग्लिश की जो तालीम है उसके लिए यानी कि ये काम करना शुरू हो गए। तो बच्चों ये थे बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया है, ये कोशिशें थी जो कि यानी कि अंग्रेज़ों ने की तालीम के मैदान में। अभी जो आगे आ रहा है ये जो लेक्चर मेरा ये आ रहा है कि अभी मुसलमानों ने उसके बदले में क्या कोशिशें की। उन्होंने फिर बाद में एक चार्ल्स क्या नाम है उसका, एक और भी कोशिश की थी। उसके बाद लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले के बाद एक 1854 में एक और कोशिश की उन्होंने एजुकेशन के मैदान में, जिसको वुड्स यानी कि वुड्स मिसाल के तौर पर वुड्स इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। उसने भी मज़ीद यानी कि आगे एजुकेशन के अंदर कुछ पेशरफ्तें वगैरह की, जिसको वुड्स डिस्पैच का नाम दिया जाता है। बेसिकली उसका नाम है वुड्स डिस्पैच। तो ये भी अंग्रेज़ों का एक बनाया हुआ एक सिस्टम था। मैं इसका नाम लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये इसके बाद बनाया गया, उसका नाम है वुड्स डिस्पैच। ये जो वुड डिस्पैच था ये भी एजुकेशन के शोबा में एक बहुत बड़ी अंग्रेज़ी तालीम का ये एक इसको सदेबाब गाना जाना जाता है। एक बड़ी एफर्ट थी, एक बड़ी कोशिश थी। तो ये आखिरी अटेम्प्ट थी। उसके बाद फिर जो मुसलमान हैं, हाँ क्यों नहीं, अभी चलते हैं 10 मिनट के बाद, मैंने भी जाना है, अभी बैठे रहो। तो क्या वो लैपटॉप इतना गर्म हो गया है तो पिन में जाता नहीं, ऐसे नहीं, 20 मिनट के बाद चलते हैं। उसके बाद बच्चों ये हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर ज़ाहिर है कुछ मुसलमान भी थे, वो भी देख रहे थे अंग्रेज़ों के तमाशे कि वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। लिहाजा बच्चों उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मिसाल के तौर पे अपनी तरफ से तहरीकें वगैरह चलाईं, जो जिनका मकसद इस्लामी उलूम जो हैं वो देना था। तो उसके लिए सबसे पहले अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये सामने आती है।
और इसका टॉपिक एजुकेशन मूवमेंट बिफोर 1947 द। अच्छा, मैं एक और आपको बात बताऊं कि मेरा यूट्यूब के ऊपर एक चैनल भी है जिसका नाम है नया पॉइंट। उसमें भी एजुकेशन इन पाकिस्तान पे मेरे 2 लेक्चर हैं, बल्कि 2-3 लेक्चर हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं, वो भी आप लोग सुनेंगे, आपको मज़ीद इल्म हासिल होगा। द अलीगढ़ मूवमेंट वाज द पुश टू एस्टेब्लिश अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द लेटर डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी 19वीं सदी में जो अंग्रेज़ थे और जो इंडिया के अंदर रह रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जो मुसलमान हैं, उन्होंने भी एक जदीद जो तालीम का एक सिस्टम है वो मुतारफ़ करवाया। द मूवमेंट्स नाम वाज ड्राइव फ्राम द फैक्ट दैट इट्स कोर एंड ओरिजिन्स ले इन द सिटी ऑफ अलीगढ़। इसका नाम अलीगढ़ मूवमेंट इसलिए रखा गया कि इसको अलीगढ़ से ही शुरू किया गया, जो कि इंडिया का एक शहर है। इन पर्टिकुलर विद द फाउंडेशन ऑफ द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। तो 1875 ईस्वी में इसी को कॉलेज का दर्जा दिया गया। द फाउंडर ऑफ ओरिएंटल कॉलेज एंड द अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट डेवलप्ड फ्रॉम इट वाज सर सैयद अहमद खान। तो उसमें जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो सर सैयद अहमद खान का था। द फाउंडर ऑफ द ओरिएंटल कॉलेज, अच्छा ये सर सैयद अहमद खान थे। ही बिकेम द लर्निंग लाइट ऑफ द वाइडर अलीगढ़ मूवमेंट। बच्चों, हिंदुस्तान के अंदर दर्द दिल रखने वाला, मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा एहसास रखने वाला, मुसलमानों की हालत पे कूदने वाला, मुसलमानों के स्टैंडर्ड को अप स्टैंडर्ड करने वाला, मुसलमानों की बेबसी को कामयाबी में तब्दील करने वाली अगर कोई एक शख्सियत मिलती है जिन्होंने सबसे पहले इस तरफ कदम बढ़ाया, तो वो सर सैयद अहमद खान का है। सर सैयद अहमद अली खान, सर सैयद अहमद खान जो हैं वो इस हवाले से बड़े एक अजीम इंसान थे कि जिन्होंने तालीम का जो ये बार है ये अपने सर लिया और वहाँ पर यानी कि जो इस्लामी तालीम है बच्चों, इसको शुरू किया। उनके नज़दीक एजुकेशनल रिफॉर्म एस्टेब्लिश्ड अ बेस एंड एन इम्पीटस for the wider movement and Indian Muslim Renaissance that had a profound implication for the religion, the politics, the culture and society of the Indian subcontinent. जो educational reform established a base and an impetus for the wider movement and Indian Muslim Renaissance that had a profound implication. देखें बच्चों के इसका मतलब सारे का ओवरऑल ये है, तालीमी इस्लाहात जो कायम की गई वो इंतहाई घटिया और कम तर थी। बेस का मतलब घटिया, इम्पीटस का मतलब कम तर थी। और जो इंडियन के मुसलमान थे उनके लिए अगर दौर जदीद या उनकी अगर कामयाबी का जो रास्ता है वो चुनने के लिए सियासत और कल्चर और जो सोसाइटी है उसके अंदर एक बड़े रोल की ज़रूरत थी। और वो रोल किसने निभाया? सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने क्या किया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
जिसको एब्रीविएटेड एज AMU। AMU का मतलब होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ द प्रीमियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़ इंडिया। ये इंडिया में सबसे बड़ी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। विच वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान, जिसे सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था एज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। ये एक मालूमाती चीज़ है आपके लिए कि सर सैयद ने जो 1875 में अलीगढ़ के मकाम पे एक कॉलेज बनाया था जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। वो कॉलेज बाद में यानी कि AMU मिसाल के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल था वो किसका था? सर सैयद अहमद खान का था, क्योंकि वो बरसगीर के जो मुसलमान हैं उनकी जो ज़ुबान हाली है उसको समझते थे, उनको अपलिफ्ट करना चाहते थे। और उनका ये ख्याल था कि जो मुसलमान है वाहिद एक मैदान है एजुकेशन का जिसमें ये तरक्की करके अपनी ज़िंदगी को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बीकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 को। जो कॉलेज 1875 को बना था वो 1920 को यूनिवर्सिटी बन गया। फॉलोइंग द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट इट हैज़ 3 ऑफ कैंपस सेंटर्स। ऑफ कैंपस सेंटर होते हैं कि यूनिवर्सिटी के 3 बड़े मरकज़ बनाए गए, सेंटर बनाए गए। तो जो ऑफ कैंपस थे इन मेलापुरम यानी कराला में, AMU मुर्शिदाबाद में सेंटर यानी जिसे वेस्ट बंगाल कहते हैं, एंड किशनगनी या किशिंग यानी सेंटर बिहार में बनाया गया। ये 3 बड़े इसके सेंटर बनाए गए ताकि, और उनकी एफिलिएशन इसी यूनिवर्सिटी के साथ थी। मेन चीज़ ये है कि जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये 1875 को बना और ये यूनिवर्सिटी में कब तब्दील हुआ? 1920 में। कब तब्दील हुआ? 1920 में। The university offers more than 300 courses in traditional and modern branches of education। ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि ये रवायती तौर पर 300 किस्म के मुख्तलिफ कोर्स करवाती थी। एंड इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और जो कौमी इसकी अहमियत थी अंडर द डिक्लेयर्ड अंडर 70 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। और इंडिया का जो कानून बना था उसके शेड्यूल नंबर 17 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रैंक्ड 801 आउट ऑफ 100 इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ 2018। यानी कि ये जो कॉलेज है ये 2018 में दुनिया के 1000 कॉलेजों में से 801 नंबर पे था। एंड 18 इन इंडिया बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इन 2017। और 2017 में हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े बड़े इदारे थे उनमें 18वें नंबर पे था। वेरियस क्लब्स एंड सोसाइटीज फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इट हैज़ वेरियस नोटेबल एकेडमिशियंस, लिटरेरी फिगर्स, पॉलिटिशियंस। और इस यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़े बड़े बच्चों, लिटरेरी फिगर्स यानी अदबी शख्सियात को पैदा किया, पॉलिटिशियन सियासतदानों को पैदा किया, यूरिस्टिस फ़िकादानों को पैदा किया यानी फ़िका के जो लोग होते हैं, लायर्स बहुत बड़े वकाला को पैदा किया, स्पोर्ट्स पर्सन खेलने वालों को, और दूसरे यानी कि एंड इट्स अलुमनी का मतलब है जो लोग यहाँ से तहसील इल्म हासिल करके फारग हो चुके थे यानी तालीम हासिल कर चुके थे उनको अलुमनी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अलुमनी। वो जो अलुमनाई थे वो मिसाल के तौर पर इनसे तालीम हासिल करके जा चुके थे। अच्छा, आगे है ये जो लेक्चर नंबर जो 4 है वो 3 तो हो गया मुकम्मल, अभी जो 4 है जो ब्रिटिश यानी कि ना क्या उसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसमें चूंकि आगे मैं बता रहा था
ये कुछ स्लाइडें ज़रा इधर उधर हो गई हैं। चलो इसको दोबारा फिर सेट कर लेंगे। मैं बल्कि आपको ज़बानी चलें थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हिंदुस्तान के अंदर यानी कि सर सैयद अहमद खान ने जो इदारा बनाया था ना अलीगढ़ जब इदारा बनाया तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर ही कुछ जो मुसलमान थे उन्होंने ये सोचा कि ये जो सर सैयद अहमद खान का जो इदारा है ये जो इदारा है यूनिवर्सिटी है जो आगे मैंने आपको बताया AMU थी, तो ये अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है ये इसमें भी उन्होंने देखा लोगों ने पास जो उलमाई लोग थे जो अहले इल्म लोग थे कि इनके अंदर तो ज़्यादातर क्या काम हो रहा है, ज़्यादातर उनके अंदर ये काम हो रहा था कि अंग्रेज़ी उलूम पे भी थोड़ा सा जोर था ज़्यादा और इस्लामी उलूम ज़रा कम थे, तो लिहाजा उसके नतीजे के तौर पर एक और इदारा कायम किया गया जिसका नाम था देवबंद मूवमेंट। जो देवबंद मूवमेंट थी उसका जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि मुसलमान के जो अपने रवायती उलूम हैं जिसके अंदर इस्लामियात है, कुरान पाक है, हदीस है, फ़िक़्ह है, उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। जी मैं असल जो चौथा लेक्चर था ना ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो इसको मैं रीसेट करके फिर दोबारा दे दूंगा। ये जो पांचवा है इस पे भी हम चलते हैं थोड़ा सा। तो इससे पहले जो मैंने आपके सामने जो डिस्कस किया है वो यही की है, मैंने बच्चों आपके सामने जो डिस्कशन की है वो यही की है कि मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान के अंदर लॉर्ड मैकाले ने भी बड़ी कोशिश की, उससे पहले चार्ल्स ग्रांट था उसने भी बड़ी कोशिश की कि ईसाईयत को फैलाया जाए। लॉर्ड मैकाले ने बच्चों कोशिश की कि मुसलमानों को अंग्रेज़ बनाया जाए या अगर ऐसा तालीम इन्हें दिया जाए कि ये ज़्यादा क्लर्क बन सकें। फिर उसके बाद वुड्स डिस्पैच आया, उसने भी ज़्यादातर मुसलमानों को अंग्रेज़ बनाने की कोशिश की। तो ये 3 बड़ी कोशिशें हो चुकी थी। उसके बाद फिर ये सर सैयद अहमद खान ने मेरे बच्चों ये सोचा कि यानी कि जो अंग्रेज़ हैं ये तो मुसलमानों को अंग्रेज़ी सिर्फ बनाना चाहते हैं और मगरबी उलूम देना चाहते हैं। तो उन्होंने मगरबी उलूम और मशरक़ी उलूम पे मुश्तरका एक इदारा कायम किया जिसको अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया। फिर वो 1885 को वो कॉलेज बना, फिर वो 1920 को यूनिवर्सिटी बनी। तो लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि जब वो कॉलेज यानी कि वो इदारा बना तो उसके ठीक 10 साल के बाद कुछ उलमाए कराम ने ये सोचा कि सर सैयद भी ज़्यादातर तालीम जो है ये अंग्रेज़ी की दे रहे हैं। हालांकि सर सैयद इसमें कोई शक नहीं कि उनका ज़्यादा रुझान यही था कि जो मुसलमान हैं ये अंग्रेज़ी तालीम हासिल करेंगे तो अंग्रेज़ों को समझेंगे। और उस वक़्त असल सबसे बड़े जो बच्चों हालात थे ना वो ये थे, वो भी आपको बताना ज़रूरी है कि 1857 की जंग हो चुकी थी, जंग आज़ादी। तो उस जंग आज़ादी में क्या हुआ था कि जो सारे का सारा जो बर्डन है, जो ज़िम्मेदारी है वो मुसलमानों के ऊपर आ गई और अंग्रेज़ों ने ये समझा कि मुसलमान हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो लिहाजा मुसलमानों की दुश्मनी जो है उसके नतीजे के तौर पर अंग्रेज़ों ने बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दी, इनकी जायदादें ज़ब्त कर लीं, इनके लिए नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए, इनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लिया, इनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स ख़त्म कर दी, इनके लिए बड़े बड़े ओहदे ख़त्म कर दिए, इनकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया, इनकी ज़िंदगी को मिसले कैद खाना बना दिया। इन हालात में सर सैयद अहमद खान उठे और उन्होंने बोला कि नहीं, मिसाल के तौर पर इनके कुछ करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने ये समझा कि मुसलमानों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह इनकी जाहिलियत है, मुसलमानों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह इनकी जाहिलियत है, इग्नोरेंस है, जाहिल थे मुसलमान, अनपढ़ थे। उन्होंने इदारा कायम किया और उस इदारे में इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी उलूम रखे ताकि अंग्रेज़ जो हैं ये थोड़ा बहुत मुसलमानों के हवाले से, क्योंकि सर सैयद ने बड़ा रिकन्सिलेटरी रोल अदा किया, मसालिहाना कोशिश की
कोशिश की कि अंग्रेज़ों को उन्होंने बोला कि आपके ख़िलाफ़ जो जंग आज़ादी हुई है उसमें मुसलमानों ने नहीं आपकी मुखालफत की, हिंदू ने मुखालफत की है। और जंग आज़ादी के हिसाब से मुखालफत बड़ी हिंदू ने की थी, लेकिन हिंदू के लीडर पढ़े लिखे थे। वो जब ये जंग हार गए तो उन्होंने बोला जी ये तो हमें मुसलमानों ने कहा था, ये तो मुसलमानों ने कहा था कि इनके ऊपर अटैक करें, हमला करें, इनको यहाँ से भगाएं, यहाँ से यानी कि निकालें मुल्क से। तो अंग्रेज़ जो हैं वो चूंकि इनकी बात हिंदुओं की वो सुन ली उन्होंने, क्योंकि हिंदू पढ़े लिखे थे, मुसलमान अनपढ़ थे, ये तो अपना मौक़िफ़ ही नहीं बयान कर सके। तो ऐसे हालात में सर सैयद ने सोचा कि मुसलमानों की अंग्रेज़ी तालीम बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम जो है वो ज़्यादा मज़ामीन अपने कॉलेज में रखे। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो उलमाए कराम हैं वो इनके ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने बोला जी ये तो मुसलमानों को ये भी अंग्रेज़ बना रहे हैं, पहले मुसलमान अंग्रेज़ बना रहे थे, अब ये बना रहे हैं। लिहाजा उन्होंने फिर एक देवबंद का इदारा कायम किया जिसमें ज़्यादा फोकस कुरान पाक, हदीस, फ़िक़्ह और यानी कि बाकी उलूम, इस्लामी उलूम के ऊपर दी गई। तो बच्चों अभी उस लेक्चर में कुछ यानी कि एक दो चीज़ रह गई है चौथे लेक्चर में, वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। लेक्चर नंबर 5 है कि जब पाकिस्तान बन गया, क्योंकि अभी बात हो रही है एजुकेशन पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान बन गया तो उसके अंदर क्या अपलिफ्ट हुआ। तो सबसे पहले अपलिफ्ट ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज एंड 5-year प्लान्स, 5-year प्लान्स, 5 साल मनसूबे। Unluckily, the planning made for education policies did not become the part of our 5-year development plans. Periods of education policies and 5-year plan were quite different. पाकिस्तान में एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बच्चों तालीम के फ़रोग़ के लिए कुछ काम किए गए हैं, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा कि वो कौन कौन से काम किए गए हैं। सबसे पहले तो 1947 में अभी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, कराची में एक एजुकेशन के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 में, और ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी दिन जारी रही थी, और जिसमें पूरे पाकिस्तान के जो यानी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया गया था, और वहाँ पे जो कायद-ए-आज़म का पैगाम एजुकेशन के हवाले से ये दिया गया कि ये बताएं जाके कि एजुकेशन इज़ ए मैटर ऑफ डेथ एंड लाइफ फॉर द मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमानों के लिए जो तालीम है ये ज़िंदगी और मौत का मकाम है। अगर हासिल करेंगे तो ये ज़िंदा रहेंगे, हासिल नहीं करेंगे तो ये मार जाएंगे, इसलिए कि वो हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ चुके थे। तो फिर बच्चों उनका पैगाम पढ़ के सुनाया गया, तो उसमें वो समझ लें कि एजुकेशन के मैदान में पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली कोशिश थी। उसके बाद फिर ये 5-year प्लान बनाया गया, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आप ये पढ़ सकते हैं कि जो 5 साल का मनसूबा था, दरअसल ये मनसूबा जो है ये बना तो दिया गया, लेकिन इस पर खातर खा कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। जो कुछ एजुकेशन के लिए फाइनल करते आज दिन तक, देखें 1947 में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद 1955 में, और हर 5 साल के बाद तकरीबन एजुकेशनल प्लान बनता गया, कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर जो 1959 में 59 में एजुकेशन कमीशन, ग्रांट कमीशन बना, एजुकेशन कमीशन यानी कि ये बना। उस ग्रांट्स कमीशन ने भी बहुत बड़े बड़े नारे लगाए, जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था यानी कि जिसने बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को कंट्रोल करना था, वो भी नाकाम हुआ। फिर एजुकेशन जो पॉलिसी है 1972 में बनाई गई बच्चों, वो भी इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी थी कि ये कहा जाता है कि अगर उस पर अमल हो जाता तो आज पाकिस्तान की तारीख कुछ और होती। वो भी, उस पर भी अमल दरामद ना हुआ। कागजी कार्रवाई में तो हम माहिर हैं, कागजी कार्रवाई में हम बेहतरीन हैं, हमारा कोई मिसल नहीं है। अमली एतबार में भी हमारा कोई मिसल नहीं है, कागजी कार्रवाई में भी हमारा कोई सानी नहीं, और अमल के एतबार से भी हमारा कोई सानी नहीं। यानी कि कागजी कार्रवाई में हम बेहतरीन लिखते हैं और अमल में हम बदतरीन अमल करते हैं, कोई अमल नहीं करते। मकसद ये है। फिर उस पॉलिसी को तब्दील करके 1978 में पॉलिसी बनाई गई, वो भी पॉलिसी नाकाम हुई।
फिर उसके बाद निज़ाम चलता गया, छोटी मोटी एजुकेशनल डेवलपमेंट्स होती गई, एजुकेशन प्लान हर 5 साल का बनता रहा, कुछ भी हासिल ना हुआ। ना तो मुल्क के अंदर ऐसे यानी कि ज़हीन और फ़तीन लोग पैदा हुए जो इसकी तकदीर को बदलते हैं, और ना बड़े बड़े कोई स्कॉलर पैदा हुए उस लेवल के। फिर उसके बाद ज़रा देखें ना आप लोग, हमारे पास अल्लामा इकबाल के अलावा क्या है? अगर हम 70-75 साल अपनी तारीख को देखें तो क्या है हमारे पास, कौन है? एजुकेशन में, रिसर्च में, साइंस में, मेडिकल में कोई नाम नहीं है उतना बड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों उसकी मेन वजह यह है कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल नहीं करवा सके। फिर यही एजुकेशन पॉलिसी 78 में बनी, और उस पर भी बड़ा ज़ोर शोर था जी एजुकेशन पॉलिसी। ये मैं पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से बता रहा हूँ, इसमें क्या अपलिफ्ट हुई हैं, उसमें कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर 1978 के बाद बच्चों 1992 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर स्टिल कुछ भी अमल ना हुआ, बिल्कुल कोई अमल ना हुआ। फिर 1998 में एजुकेशन पॉलिसी बनाएगी, और ये एजुकेशन पॉलिसी आमतौर पे 10 साल के लिए बनाई जाती थी, लेकिन ये 1998 से 2010 के लिए बनाई गई, लेकिन ख़त्म होगी बिल्कुल ही, कोई नामो निशान इसका रहा। फिर 2006 में दोबारा एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, फिर 10 में, 16 में। तो बच्चों इस तरह आज दिन तक बेशुमार काउंटलेस एजुकेशन पॉलिसीज़, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन प्लान बनाए गए, लेकिन इनमें किसी पे भी कोई अमल दरामद आज दिन तक नहीं हुआ। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या हुआ ज़रा देखें कि 2021 में एक और एजुकेशन पॉलिसी अभी मुतारफ़ कराई जा रही है। इसका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, पता नहीं क्या होता है बच्चों, क्या बनता है, लोगों के मुस्तकबिल बनते हैं या उजड़ते हैं ये कोई पता नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तक जो कॉलेज वाले हैं, यूनिवर्सिटी वालों को पता ही नहीं हमने क्या करना है, और जो HEC है उसको भी कोई पता नहीं कि हमने मतलब है लोगों को कैसे अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उससे आगाह करें। आगे हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन डिड नॉट रिमेन द सेम इन डिफरेंट पीरियड्स एंड गवर्नमेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट वेरिड एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। रुपीज स्पेसिफाइड इन बजट डिड नॉट मोशन टू मीट demands and promises. After specification of money, it was never fully paid. Therefore, the targets of education policies and 5-year plans were never achieved. देखें जी, ये जो मैंने बातें लिखी हैं बच्चों, ज़रा गौर करना इनके ऊपर। एजुकेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन डिड नॉट रिमेन द सेम इन डिफरेंट पीरियड्स एंड गवर्नमेंट्स। जितने भी ज़माने आए पाकिस्तान की तारीख में, जितनी भी गवर्नमेंटें आई, उन गवर्नमेंट्स के अंदर एजुकेशन की जो अहमियत है उसको एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन इससे दिया कुछ नहीं गया। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वेरीड एज कम्पेयर टू द अदर डिपार्टमेंट। एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है बेनिस्बत दूसरों के। जो दूसरे हैं 10 मिनट चलिए, मैं 10 मिनट। फिर उसके बाद जो भी एजुकेशन पॉलिसी बनी, रुपीज स्पेसिफाइड इन बजट डिड नॉट मोशन टू मीट। जो भी देखें, जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है और उसके ऊपर खर्चा भी आता है कि इसको अप्लाई करने के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा, तो वो जो खर्चा है बच्चों वही नहीं दिया गया। डिमांड्स एंड प्रॉमिसेस, डिमांड ज़्यादा रखी गई, वादे किए गए, यानी डिमांड ज़्यादा थी, वादे भी थे, लेकिन अमल नहीं हुआ। आफ्टर स्पेसिफिकेशन ऑफ मनी इट वाज नेवर फुली पेड। फिर जो रकम मुख्तस की गई कि हम एजुकेशन के मैदान में $2,200 यानी $200 अरब देंगे, या 2 करोड़ देंगे, या 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, वो पैसे नहीं सारे के सारे अदा किए गए, वो किसी और खाते में चले गए। देयरफॉर द टारगेट्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज एंड 5-year प्लान्स, इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए जो 5 साला मनसूबे थे और जो एजुकेशन पॉलिसी थी वर नेवर अचीव्ड, उनको हासिल नहीं हुई। The second reason was that according to financial rules, when specified money was not used till 12 PM of 30 June was of no use. ये भी वही बात है कि बजट के आने तक कोई पैसा नहीं था। As a result of all of this speed,
ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेस ऑलवेज रिमेन वेरी स्लो। तो जब जिस बजट का साल होता था, बजट का साल पूरा हो जाता था लेकिन पैसे नहीं मिलते थे, तो इसके नतीजे के तौर पे तालीमी जो तरक्की है वो मुतासर रही। Therefore, targets of education policies and plans were not fully achieved up till now। और ये वजह है कि अभी तक हमारे जो तालीम के अंदर मकासद है बच्चों, ये अभी तक हासिल नहीं हो सके। तो बच्चों ये था यानी कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है उसके हवाले से बातचीत थी। मुझे उम्मीद है कि आप आज के ये जो लेक्चर्स मैंने 2 दिए हैं इनको आप समझ चुके होंगे। तो इन लेक्चर्स की मैं आप लोगों को ये वो सेंड कर दूंगा। लेक्चर नंबर जो 4 है उसकी स्लाइड्स आगे पीछे हैं, मैं बातें तो वो बता चुका हूँ, वो भी मैं सेट करके आपको भेज दूंगा। तो बच्चों आपने इनको तैयार करना है। और आप लोग इसके अलावा भी एजुकेशन पाकिस्तान की बुक्स भी मिल जाती हैं और आखिर में मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा इनके। जिस वक्त मैं सारे ये लेक्चर आपको दे चुका हूँ तो फिर मैं आपका जो CR है उसको मैं नोट्स भी दे दूंगा ताकि आप उनमें से इम्तिहानों के लिए अच्छी तरह तरीके से तैयारी कर लें। कुछ चीज़ें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेकिन सारी नहीं यहाँ पे लिखी जा सकती। ज़्यादातर चीज़ें फिर हम ज़बानी बताते हैं, तो लिहाजा जो चीज़ें ज़बानी बताई जाती हैं फिर वो बाज़ बच्चों के जहन में रह जाती हैं, बाज़ के जहन में नहीं रह सकती। तो इसलिए मसलन फ़र्ज़ करें अगर मैं आपसे बोलूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले एजुकेशन का सेहरा या किसने, किस अंग्रेज़ ने सबसे पहले कोशिश की, तो आप लोग सोचना शुरू हो जाएंगे कि ये सारनी कौन से वो पहले उस बंदे का नाम बताया था, क्या उसका नाम चार्ल्स ग्रांट तो नहीं था। फिर अगर मैं ये बोलूँ कि जिस बंदे ने हमें एजुकेशन एक यानी कि एजुकेशन सिस्टम दिया और उसकी सोच ये थी कि मुसलमान जो हैं ये ज़्यादा इसको हासिल करके क्लर्क बन सकें, वो आदमी कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम लॉर्ड मेकाले था। फिर इसी तरह बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनको यानी कि मद्देनज़र रखते हुए किस हिंदुस्तान के अंदर किस मुसलमान ने सबसे ज़्यादा एफर्ट की, तो आपको पता होना चाहिए सर सैयद अहमद खान ने, जिन्होंने एक अलीगढ़ में एक अदारा बनाया। 1885 में वो कॉलेज बना, 1920 को वही लाइब्रेरी बना। तो ये मिसाल के तौर पर जो चीज़ें हैं ये बच्चों आपके जहन में होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये आगे इसकी एजुकेशन पॉलिसियाँ अलग अलग भी आएंगी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी एजुकेशन का कोई हाल नहीं है। जो पॉलिसी बनाई जाती है अभी वो मुकम्मल नहीं होती कि उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और अगर पॉलिसी बनाई जाती है तो वो नाकाम हो जाती है। इसलिए नाकाम हो जाती है कि उसका जो फंड है वो नहीं दिया जाता। तो इसलिए बच्चों ये छोटे मोटे मसाइल हैं। फिर सबसे बड़ी ये बात है बच्चों की इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि इन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो अगर हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि हम अल्लाह ताला के शुक्र और अल्लाह ताला के एहसान और अल्लाह ताला की समझ लेंगे फजल करम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र है जी, खैरियत है। मैं अभी भी इधर ग्राउंड में बैठा